गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ आशीष बहेती और राजेश सातपुते बने हुए हैं। उसके अलावा निर्मल बांग से विकास सालुंके जुड़ेंगे और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह ये भी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल से बातचीत होगी मार्केट फंडामेंटल्स पर, और केडिया इकोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बाजार का टेक्निकल सेटअप समझेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में। ध्यान रखिएगा, एक लिस्टिंग भी होने वाली है। प्री ओपन से अच्छे संकेत थे वहाँ पर BLS ई सर्विसेज के, उसकी लिस्टिंग होनी है। जरा मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। लिस्टिंग आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे कुछ देर में, 1 मिनट में वो लिस्टिंग होगी। आज का स्टार निफ्टी ITV TCS की अगुवाई में, यानी कि इंडेक्स के सबसे बड़े स्टॉक की अगुवाई में इस समय निफ्टी IT करीब 1000 पॉइंट ऊपर। TCS ने उसको लीड किया 3.5% ऊपर। विप्रो, एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। उसके अलावा आप देखिए मोमेंटम भारती एयरटेल में 3-3.5% ऊपर। मेट्रोपोलिस, मन्नपुरम, जायडस लैब्स, इप्का, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम है। ICICI प्रू इस समय डे हाई पर। इनफैक्ट इंश्योरेंस स्टॉक्स में, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम इस समय बनना शुरू हुआ है और यहाँ पर ICICI प्रू इस समय 2.5% ऊपर। मैक्स लाइफ की हमने पहले बात की ही थी, वो स्टॉक भी इस समय आपको अच्छे मोमेंटम में दिखाई देगा। चलिए एक बार कुछ और स्टॉक देखते हैं, फिर लिस्टिंग की तरफ जाएंगे और फिर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करेंगे। कुछ और स्टॉक जहाँ पर अच्छे मोमेंटम है, एल्केम लैब्स, चोलामंडलम, इंडियन होटल्स में एक फ्रेश मूव शुरू हुआ। टाटा कम्युनिकेशंस में एक अच्छा मोमेंटम, HDFC AMC में एक अच्छा मोमेंटम, फेडरल बैंक इस समय डे हाई पर। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है और यहाँ पर इस समय आप स्टॉक जो है वो डे लो पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। लिस्टिंग की तरफ चलते हैं। प्री ओपन में तो लिस्टिंग के शानदार संकेत थे BLS के। अब देखते हैं एक्चुअल ओपनिंग किस तरीके से हो रही है यहाँ पर। और शानदार ओपनिंग 135% तक की ओपनिंग, और ये एक अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा इस स्टॉक में। वीरू जी, तो एक शानदार लिस्टिंग यहाँ पर। और अब एक काम करते हैं, BSL के ई सर्विसेज की इस लिस्टिंग से थोड़ा सा निकल के बाजार पर फोकस करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आशीष बहेती, राजेश सातपुते, विकास सालुके और सुदीप शाह फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स, कन्विक्शन आइडियाज आपके इस वक्त के? नमस्कार वीरू जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड है CESE कैलकाटा इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हमने देखा यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिछले 3-4 महीनों से देखा गया था ये स्टॉक में। और पिछले अगर हम थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम देखें, 15-20 दिन में, तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था और वहां से आज हमें ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि CESE अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है 138 के स्टॉप लॉस के साथ 155 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अभी पसंद आ रहा है फिलहाल, वो है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया में भी हमने देखा था कि नवंबर से एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक आ गया था अराउंड 210 से 260 के आसपास। और पिछले 10-15 दिन में हमने एक कंसोलिडेशन देखा था ये स्टॉक में 253 से 266 तक। लेकिन आज यहाँ से हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रैलिस इंडिया को भी लिया जा सकता है 263 के स्टॉप लॉस के साथ 280-285 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो आपके दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे रैलिस इंडिया। अच्छा, रैलिस इंडिया को मैं देख रहा था, केमिकल स्पेस में और एग्रोकेमिकल स्पेस में है ये, और अच्छा पुलबैक जनरेट कर रहा था सुबह से, बट मैंने मार्क नहीं किया था। बट यस, इस वक्त स्क्रीन पे आपकी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर। विकास, गुड मॉर्निंग। विकास, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वोलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में हमने देखा है कि 650 का एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, आज वो क्लोज होके उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 690 के टारगेट के लिए यहाँ पे आरती इंडस्ट्री बाय करना है। 648 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे में लगा के इसको ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों में इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। तो आरती इंडस्ट्री बाय करना है 690 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा बलरामपुर चीनी। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में हमने देखा है कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला था। हालांकि कल भी इंट्राडे में हमने देखा था कि अच्छा अप मूव देखने मिला था। लास्ट के आधे घंटे में वापस वो 404 के यहाँ से वापस नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ था। तो मुझे लगता है 392 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना। ऊपर में 430 के आसपास के टारगेट जो है बलरामपुर चीनी में आते हुए देखने मिलेंगे। तो दोनों भी स्टॉक में मुझे लगता है कि बाइंग रुझान यहाँ पे देखने मिल सकता है।
ओके, चलिए तो आरती इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी यहाँ पर आपको बाय करना है। अब राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड्स। अनुज जी देखिए, मेरी नज़र लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे है और उसमें से अगर आप देखें तो एक कॉन्ट्रा बाय मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, दैट इज HDFC लाइफ। मेरे हिसाब से जो करेक्शन हुआ है 750 से लेके करीबन करीबन 550, तो दैट सिम्स ओवर टू मी। मेरे हिसाब से यहाँ से रैली मिलनी चाहिए। पहला रेजिस्टेंस होगा 608 का, तो 608 ये हमारा टारगेट होगा। 580 पे ये करंटली ट्रेड हो रहा है, तो हम बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा अनुज जी वो रहेगा 565 का। तो HDFC लाइफ ये पहला ट्रेड होगा। सेकंड ट्रेड थोड़ा मोमेंटम होगा, कल भी मैंने इस पे एक BTST दिया था, वो था मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्लियर ब्रेकआउट कल मिला था, आज फॉलो थ्रू है। कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से 1720 1730 ये स्विंग का टारगेट बनेगा। सो मेट्रोपोलिस लॉन्ग पोजीशन रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 1670 का। ओके, चलिए तो ये इस समय राजेश जी की ट्रेड मेट्रोपोलिस पर। आशीष जी आपके रेडार पर कौन से दो स्टॉक्स आए? जी पहला जो स्टॉक रहेगा वो टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने 20 डेमो पे बेस बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है। इनफैक्ट अभी तक ये ब्रेकआउट आया भी नहीं है जिस आपका, बट आईटी का मोमेंटम बना हुआ है, ये काफी स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि इसमें गैप है 24 जैन के बाद, जो नंबर्स के बाद गिरावट देखने मिली थी, और लग रहा है कि वो गैप बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो 1390 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉपर्स में मेंटेन करना वो 1330 का एक मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सेटअप बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और ब्रेकआउट क्लियरली इसमें विजिबल है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 1695 का एक मेंटेन करे और 1760 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए तो ये इस समय आशीष जी के पिक्स। अब एक काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल AMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल, जिनके पास स्टॉक मार्केट्स, फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च में करीब 3 दशक का अनुभव है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग, और CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से देख रहे हैं आप रिसेंट मार्केट मूव्स को? क्योंकि जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, जहां एक वन वे रैली रही है। काफ़ी डोमेस्टिक लिक्विडिटी चेज कर रही है इन स्टॉक्स को। बहुत लोगों ने कहा है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, और लगातार नए हाइज बन रहे हैं यहाँ ब्रॉडर मार्केट में। आपका क्या व्यू है? नहीं, हमारा मत थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें लगता है लार्ज कैप वैल्यूएशंस आर सस्टेनेबल, एंड अगर मिड और स्मॉल की अर्निंग्स ग्रोथ डेल्टा ओवर लार्ज कैप मेंटेन रहेगी तो यहाँ की भी वैल्यूएशन सस्टेनेबल हैं। सी हुआ ये है कि 2008 से 21 का पीरियड अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स जैसे कि निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ इस पीरियड में 5% के आसपास आई थी, मिड कैप की 4% के आसपास आई थी, और स्मॉल कैप की 3% के आसपास आई थी। ये अब रिवर्स हो गया है। 21 से अभी तक का पीरियड अगर आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर, लार्ज कैप की अच्छी आई है, 20-22% के आसपास आई है, मिड कैप की उससे 10% ज्यादा आई है, और स्मॉल कैप की उससे भी ज्यादा आई है। ये हम हर क्वार्टर चेक कर सकते हैं कि जो मिड और स्मॉल का पार्ट है ब्रॉड मार्केट की अगर हम बात करें, वहां पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा आएगी तो फिर जो जो वैल्यूएशंस यहाँ पे हैं उनको सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट फॉलो जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आती है। ओके, तो लार्ज कैप में आपने बोला इस समय वैल्यूएशन फिर भी थोड़ा कंफर्ट में है। मैं एक तो लार्ज कैप सेक्टर्स की बात कर लेता हूँ। लार्ज कैप IT पर अब क्या व्यू बन रहा है, जहां आज हमने बहुत शानदार मूव्स देखे। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में नंबर्स भले ही खराब रहे थे लार्ज कैप IT के, लेकिन स्टॉक प्राइसेस में शानदार मोमेंटम आया। ये क्यों हुआ, और इस समय आपका क्या व्यू है यहाँ पर? नहीं, एक हमारा जैसे हाउस है, हम अपने आप को क्वालिटी एंड ग्रोथ फोकस्ड हाउस मानते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लार्ज कैप IT में ग्रोथ कम आई है या इंडेक्स के मुकाबले कम ग्रोथ दे पा रही हैं ये कंपनियां, तो हमारे यहाँ इसकी तरफ फोकस बहुत कम है। हमारे यहाँ आपको मिड एंड स्मॉल कैप IT न्यू टेक का फोकस ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे ग्रोथ इज एन ऑर्डर स्ट्रॉन्गर। So this is one thing. Second, क्या ये स्पेस वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? अब उसमें यह है कि अगर आप जो कोविड का पीरियड था उससे साथ वैल्यूएशन कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस गिर गई हैं।
और अगर आप प्री कोविड पीरियड के साथ वैल्यूएशंस कंपेयर करते हो तो शायद उसके हायर एंड पे अभी भी वहाँ की वैल्यूएशंस है, और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो प्री कोविड पीरियड के आसपास पहुंच चुकी है। तो फ्लोस की वजह से कभी कभी, शॉर्ट कवरिंग की वजह से कभी कभी, अकॉर्डिंग टू अस, यहाँ पे आपको तेजी का वो हो सकता है, बट अर्निंग्स की सपोर्ट यहाँ पे आनी मुश्किल है जो कि इस वैल्यूएशन को सस्टेन करे। हमारे हाउस का ध्यान ज्यादा मिड एंड स्मॉल आईटी की तरफ है, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप आईटी से बहुत ज्यादा है। अच्छा प्रतीक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये जो नंबर्स के बाद प्राइवेट बैंक्स में प्राइस डैमेज हुआ है, स्पेशली मैं लार्ज पब्लिक प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे। अभी आपको ये वैल्यूएशंस इनमें एंट्री के लिए फ्रॉम फॉर आई थिंक थोड़ा सा बड़े प्रोस्पेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड व्यू, लग कैसे रहे हैं वैल्यूएशंस? नहीं, दो तीन थॉट है यहाँ पे। एक, इंडेक्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 35% हो गया था, और अगर किसी भी हाउस को ओवरवेट करना होता था तो वहां पे पोर्टफोलियो में करीबन 40% लेंडर्स हो जाते थे। अगर दूसरी तरीके से सोचें तो एक बहुत बड़ा पार्ट भारत देश की अर्निंग्स का केवल बैंक्स ही बना रहे थे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। जो बाकी सारी एक्टिविटी जिनको बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं वहां पे कम पैसे बन रहे हैं, पूरा पैसा बैंक बना रहे हैं। ये एक चीज सस्टेनेबल नहीं है, मतलब एक ब्रॉड तरीके से सोचने की चीज है। तो हमें लगता है नाउ गोइंग फॉरवर्ड आपको जो ब्रॉड मार्केट है एक्स ऑफ बैंक्स, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बैंक से ज्यादा दिखेगी। तो धीरे धीरे आपका जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज इंडेक्स में है शायद कम हो। कोई बुरी चीज नहीं है, ये वक्त के साथ होता है, हर एक, पहले बैंक्स कम थे, बीच में बढ़े, शायद वो पीक आउट कर रहे हैं, इज वन थॉट। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे आपने पूछा, जो हायर वैल्यूएशन होती है उसके कई कारण होते हैं कि किस टाइप की बिजनेस वो कर रहे हैं, किस ग्रोथ पे वो ग्रो कर पा रहे हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर, जिसमें कि आपकी एनपीए ना हो। और बैंक में क्या होता है कि जो जो लीडर होता है उसका चेहरा काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पा रहा है। जब भी चेहरे चेंज होते हैं बैंक्स में तो मार्केट टाइम लेता है ये समझने में कि जो पहले हम देख रहे थे वही चलता रहेगा या चेंज होगा। चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है, बट चेंज होने के बाद नतीजे कैसे निकलते हैं उसको सबको जांचने में मार्केट को टाइम लगता है। और हमें ये टाइम कंपनीज को देना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए। ये आपको हर जगह दिखेगा, जहां पे भी एक आदमी जिसकी की फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी, वो या तो चला गया है या जाने वाला है, वहां पे आपको दिखेगा कि ये स्पेस कंसोलिडेट करती है फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा सर, एक आपसे प्रश्न पूछना था। आजकल जो बहुत सुर्खियों में एक स्पेस है दैट्स केमिकल। कल हम इसके सारे के सारे नंबर्स देख रहे थे, आज टाटा केमिकल्स के नंबर हैं। प्राइसिंग इशू है, डिमांड इन्वायरमेंट काफ़ी वीक है, और बहुत सारी कंपनियों ने आई थिंक मिड 22 में एक्सपेंशन प्लान्स अगर आप देखें अपने काफ़ी इनिशिएट किए थे। नो डाउट इंटरेस्ट बर्डन्स अगले 1-2 क्वार्टर्स में और बढ़ जाएंगे। बट ये जो प्राइस डैमेज हुआ है अगेंस्ट, आई थिंक इन सारे डेवलपमेंट के अगेंस्ट, ये प्राइस आपको कैसे लग रहे हैं केमिकल स्पेस में? स्पेशली अगर आप, मैं फ्रंट लाइन 4-5 स्टॉक्स की बात करूं तो यूपीएल, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट। नहीं, देखिए, केमिकल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें कुछ कंपनियां कमोडिटी का काम करती थी और शायद करती रहेंगी, ये उनकी चॉइस है। बट कुछ कंपनियां जो थी वो शायद पहले कमोडिटी का काम करती थी, बट उस कमोडिटी से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे लेके अगर वो स्पेशलिटी की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो डिस्काउंटिंग उनको बाजार में मिलती है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखनी दिखनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड, केमिकल का क्षेत्र शायद ईएमएस के क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ इन सेल्स वाला क्षेत्र है। यहाँ पे प्राय, जैसा आपने भी कहा, प्राय हर कंपनी ही जोर से एक्सपेंशन कर रही है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा है।
अगर एक कंपनी एडजेसेंसीज में जा पाए, उसमें केमिस्ट्री स्किल्स हों, तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी लंबे समय के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्स की आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है, वक्त के साथ अलग-अलग पीरियड्स में कभी मार्जिन ज़्यादा अच्छे होंगे या कभी कम होंगे, बट सेल्स ग्रोथ मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में बाकी किसी भी क्षेत्र से ज़्यादा आनी चाहिए, इज़ द थॉट। अब जो तीसरा इसमें फैक्टर मैं बताना चाहूँगा वो ये कि आप देखिए कौन सी डिफिकल्ट टू हैंडल केमिस्ट्रीज़ हैं। हमारे हिसाब से फ्लोरीन केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट टू हैंडल केमिस्ट्री है। वहाँ के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। जो लोग गैस बनाते हैं उनको शायद कुछ एडवांटेज हैं जो बाकी लोग रेप्लिकेट ना कर पाएँ शायद। तो अगर आप ऐसी स्पेसेस में जाओगे तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होगी और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो जब मार्जिन्स कम होंगे तो उनके स्टॉक्स गिर सकते हैं, बट ओवर टाइम जब मार्जिन्स बढ़ेंगे तो वो ही वापस आएंगे। वहाँ पे कम से कम उसकी एक एश्योरेंस है। ओके अच्छा प्रतीक जी, एक चीज़ जो बहुत क्लियर है पिछले 6 महीने में कि एक बहुत बड़ी रैली देखी है हमने इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉक्सी सेक्टर्स में, चाहे रियल एस्टेट हो, सीमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्या ये कंटिन्यू करेगी? क्या ये मार्केट इसको मोदी 3.0 एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी के हिसाब से इसको रिवॉर्ड कर रही है? नहीं, ओके, तो इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से देखते हैं। हम वेरी सिंपल मैनर ऑफ सीइंग इट इज कि जो अभी 2020 से चल रहा है उसमें अगर पास्ट पीरियड में कभी सिमिलैरिटी थी तो वो 2000 से 2007-8 का पीरियड था। तो उस समय भी पहले रिफॉर्म हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी भी हुए। उसके बाद फोकस ऑफ द गवर्नमेंट उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। एक के बाद एक नई चीजें देश में बनी, देखने को मिली, अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो 1-2 साल में खत्म नहीं होती। 20 से मैंने कहा शुरू हुआ, 20-21 तो कोविड का ही पीरियड था, उसके बाद 1.5-2 साल से स्पीड पकड़ी है। ये अभी चलेगा, मतलब जो जो नेशन बिल्डिंग का दौर है वो कई सालों तक चलेगा और उसमें अलग अलग पीरियड में अलग अलग स्पेसेस के ऊपर फोकस होगा। रियल एस्टेट का आपने नाम लिया, रियल एस्टेट जो है वो गवर्नमेंट इनेबलर है विद नीड, विद वेल्थ इफेक्ट। जो पब्लिक है वो खुद घर खरीदती है। आई थिंक अगर आप घरों की सेल देखें, स्पेशली जो थोड़े हायर एंड घर होते हैं, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। जो इन्वेंट्री पोजीशन है अनसोल्ड वो काफ़ी कम हो गई है, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये स्पेस अगले कुछ सालों तक चलती रहेगी। इसमें गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ साथ है। सो इट इज नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसमें जिस जिस प्लेसेस में गवर्नमेंट ने पीएलआई बेनिफिट एक्सटेंड किए हैं वो पूरी स्पेस देख लें। जहां इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ फोकस है वो देख लें। सो इट इज प्रीटी ब्रॉड स्पेस। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एक बड़ा थॉट है यहाँ पे। तो ये जो सारा स्पेस है ये मल्टी ईयर ग्रोथ स्पेस है। ये हो सकता है कि एक पीरियड में एक पार्ट ग्रो करे, दूसरे में दूसरा, क्योंकि हर साल सेम शायद ना कर पाए। तो एक और जो सोचने का तरीका है वो ये कि ऐसी कंपनियों पे ध्यान लगाएं जिनके प्रोडक्ट हर जगह जाते हैं। कि चाहे आप पोर्ट बनाओ तो भी जाएं, चाहे आप सोलर पावर बनाओ तो भी जाए। सो जो इनपुट होती है, कॉमन इनपुट्स टू दीज प्लेसेस, वो एक थॉट है कि वहाँ पे आपको स्टेडीनेस ऑफ ग्रोथ दिखती रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार जरा टाटा केमिकल्स वापस लेकर आइए। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी ट्रेड आपकी टाटा केमिकल्स ही थी। सुबह खुलते ही वो दिख गया था कि ये स्टॉक आज मूव करेगा, क्योंकि ओपन लो सेम है। इस चीज़ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओपन लो, अगर स्टॉक गिरे खराब खबर पर, लेकिन ओपन ही उसका लो हो, तो उस केस में वो ओपन लो का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। सेम चीज़ वर्क करती है अच्छी खबर पर। अगर ओपन हाई बन जाए तो उस केस में शॉर्ट सेल पे भी पैसा बनता है। लेकिन इंटरडे में देखिए क्या शानदार शानदार ट्रेड दी। 60 रुपये का मूव आया है टाटा केमिकल्स में इस समय खराब शुरुआत के बाद। चलिए अब बात करते हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से।
और जानते हैं कि वो इस समय कहाँ पर अपनी बिग बेट्स लगा रहे हैं इस समय, और उनसे बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले केमिकल्स पे बात कर लें एक बार जरा आप। क्या कुछ बॉटमिंग आउट साइंस लग रहे हैं यहाँ पर, और कोई स्टॉक जो हो आपके रेडार पर? देखिए, जो भी स्टॉक्स को हमने साल भर की अवधि में 2 बैगर 3 बैगर की बेट्स को बनाया, एक राउंड देने के बाद अभी जो लास्ट 8-10 दिन में जैसा करेक्शन बनता चला गया, तो देखिए साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी एक टेक्निकल एनालिसिस है। और कल रात को 11:30-12 बजे तक हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ हमारा जूम कॉल डिस्कशन चल रहा था, और A to Z लोग केमिकल्स पे वरीड थे। तो ये जो नियर पैनिक वाली जो फीलिंग आती है, मार्केट टिपिकली वहीं बॉटम करता है। तो आज देखिए सवेरे सवेरे खुल गया सीधा फाइन ऑर्गेनिक्स 4-5% ऊपर है। या आपके, अगर मैं स्क्रीन पे चार्ट दिखा सकूं, नवीन फ्लोराइड ने भी एक बॉटमिंग आउट से सिग्नल बनाना शुरू किया है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है। तो 99% में संभावना पकड़ के चलता हूं यहाँ बॉटम बन रहा है। तो जब बॉटम बन जाएगा, और बन रहा है में फर्क है, अगले 1-2 दिन में आपके सवाल का और स्पष्ट उत्तर आएगा। तो तकरीबन करीब करीब अनुज, मैं आपके साथ सहमति में हूं कि ये केमिकल्स के स्टॉक्स को बेचने के नहीं, सांस रोक के इंतजार करने के और 1-2 दिन के बाद जोर से लेने के लेवल्स हैं। करीब बॉटम बन रहा है। चलिए ठीक है, ये एक सेक्टर की बात हो गई। स्टॉक स्पेसिफिक आप कुछ बात करते हैं, इस समय आपका सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन कौन से 3-4 स्टॉक्स पर है, अगर आज के कुछ रॉकेट कॉल्स डिस्कस हो जाएं तो? देखिए, ये चार्ट खोलते हैं CDSL, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही गजब के आए, और सारी दुनिया इसमें खूब घोर तेजी में आ गई, और सबको तेजी में आते के साथ स्टॉक ने 2 दिन की पनिशमेंट दे दी। पर अगर ये 2 दिन 4 दिन की पनिशमेंट के व्यू पे हम चलेंगे, तो देखिए ये चार्ट अगर PCR दिखा पा रहा है, मैं कहता हूं कि ये जो रिजल्ट के अगले दिन का ये जो हाई था 1900 के ऊपर ये चला, तो हम 2800 की बेट को एक्टिवेट कर देंगे, और ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। कोई अगर निफ्टी वापस 21,100 की तरफ चली गई और उसमें 1700 हो भी गया, तो ये यहाँ पे 100-150 रुपया देखने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये कमाने का हक नहीं होता है। जैसे BSE के साथ साथ हमने 1000 रुपये के आसपास CDSL में भी 1800 का कॉल निकाला था, 1800 के 1900 पे भी गया। उसके बाद ये शनय साइडवेज कंसोलिडेशन में, और जैसे ये कंसोलिडेशन की रेंज के बाहर निकलेगा, मुझे लगता है अगले 1000 रुपये आएंगे। तो कन्विक्शन तो खैर अनुज, स्टॉप लॉस तो हर चीज का होता है, पर बहुत कम फ्लक्चुएशन में बहुत सीधे सपाट ट्रेंड, जो सीधे ट्रेंड जो जैसे BSE ने दिए, अब CDSL अभी तक सोबर होकर चलता रहा, और मुझे लगता है अब इसकी भी जो लॉ है वो और लपक तेज होगी, और लॉ तेज होगी, और ये जिस दिन 1900 के ऊपर गया 2800 का चाल शुरू हो जाएगा। ओके, CDSL आपके स्क्रीन पे बात करते करते करीब 1810 की ट्रैजेक्टरी से 1859 पे ट्रेड करता हुआ। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। हर आई थिंक अध्याय में बाजार के, चाहे वो पेन हो चाहे गेन हो, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि एक अच्छा आपको बाय पॉइंट दे रहे होते हैं। आपके मुताबिक, आपकी मार्किंग के मुताबिक इस वक्त सबसे अच्छा जो बाय पॉइंट है, बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो कौन कौन दे रहा है सेफ बाइंग? तो देखिए, सारेगामा एक हमारा पुराना फेवरेट स्टॉक रहा है, जिसने अच्छी चाल देने के बाद काफी कंसोलिडेशन कर लिया। अब वापस उसमें वो पैटर्न आने लग गए हैं कि यहाँ से वो, देखिए 4 दिन 6 दिन के लिए निवेश करने वालों को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा सा 3 महीने 6 महीने के व्यू से ही कम से कम कैश के स्टॉक्स में बात करता हूं, तो वो आपके दर्शक ध्यान रखें। और NDTV भी, जिस पर हम पुराने समय से काफी तेजी में है, उसका कंसोलिडेशन हो गया। अगर PCRA चार्ट दिखा पा रहा है तो देखिए, ये डेली चार्ट पे जो साइडवेज फ्लैग बन रहा है, मुझे लगता है पहले हमारा गोल 180 के आसपास होता था, 360, और अब जिस तरह की लंबी अवधि का ये कंसोलिडेशन बन गया अगले ब्रेकआउट पे, जो कि 290 के ऊपर है, मुझे लगता है 460-70 तक की चाल NDTV में बनेगी। तो मोटी मलाई, मोटी चाल मीडिया के कुछ स्टॉक्स में, जी अपनी जगह पे एक अपवाद बना हुआ है। तो ये 2-3 मीडिया के स्टॉक्स, 3-4 केमिकल के स्टॉक्स, इन पर हाई कन्विक्शन डिलीवरी बाइंग अभी भी करने की हमारी सलाह है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेफ बाइंग जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। अच्छा, प्राइस डैमेज पिछले कुछ सेशंस में सुशील जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, उसमें एक ITC भी है। आज सुबह देख ही रहा था मैं इसको, ITC में काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ। लीवर के नंबर भी अच्छे नहीं थे, उसके बाद वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट था। अभी आप FMCG में कोई काउंटर कॉल ले रहे हैं क्या? निफ्टी के अंदर मैं
आपको कहूं 2-3 सेक्टर ऐसे जो मुझे एक तरफा बढ़ते नजर आ रहे हैं, 2-3 सेक्टर ऐसे जो एक तरफा गिरते नजर आ रहे हैं। तो आईटीसी के प्रश्न से अगर मैं शुरू करूं तो आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स में इंतजार है, अभी तक सिग्नल नहीं, सारे में इंतजार में एक आध दिन में इनमें बड़ा सिग्नल आ जाए बाइंग का, और उसके पीछे पीछे लीवर भी। तो जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं इंडेक्स बेस्ड, और उनके पीछे पीछे आप इंडेक्स के बाहर जाओ तो बाटा में भी वापस 300 रुपए की चाल ऊपर आ सकती है। इस वक्त ये कह देना कि ये आ ही जाएगा, और परसों तक जब तक इनका रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, टोन ही अलग हो जाएगी कि हम लेने के इंतजार में इनको। और एफएमसीजी एक तरफा बढ़ जाए, पर उसी तरफ मैं मेटल्स के सारे स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए इंतजार में बैठा हुआ हूं, बल्कि शुरू कर दिया हमने, एक्सेप्ट जेएसडब्ल्यू स्टील। जितने भी लार्ज कैप आईटी, पर्टिकुलरली इंडेक्स वाले, चाहे वो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन पांचों में आगे पीछे हमको सेल सिग्नल का इंतजार है। और ऑटोज में जो टाटा मोटर ने जो गदर मचा दिया, बिल्कुल कि अब 1000 के करीब जा रहा है, उसी के पीछे पीछे एक मोमेंटम बना हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मारुति जैसा स्टॉक भी जिसपे मैं हमेशा परहेज करता हूं, आप पूछते हो, मैं बोलता नहीं मैं तो मारुति नहीं लूंगा, वो भी एक बार हो सकता है नया हाई दिखा दे। तो निफ्टी के ऊपर में ये कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी निफ्टी को ताकत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एलएनटी, अडानी के दोनों स्टॉक्स और रिलायंस, ये मेरे लार्ज कैप्स के अंदर में लॉन्ग ट्रेड्स की लिस्ट है। और इनको छोड़ के आप समझ लो, चाहे वो भारती हो, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, हम उन सबको शॉर्ट करने के इंतजार में। तो कुछ स्टॉक्स शॉर्ट, कुछ स्टॉक्स लॉन्ग। और निफ्टी पे एक व्यू ये है कि भाई 21,000 की मंदी नहीं है, और घूम फिर के इस मार्केट को 23,000, 23,200, 300 तक जाना है। उसके बीच में एक इंटरिम रेंज है कि क्या पता हम 22,200 दोबारा दिखा दे, 3-4 दिन में ना दिखाएं, और 21,000 के आसपास आएगा तो फिर जोर से दाम लगाएंगे। सुशील, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ पर कोई व्यू आपका? देखिए अनुज जी, अंबुजा और एसीसी तो हम बिल्कुल साल के लो पे लेके बैठे थे कि नया हाई आएगा, तो हम नया तो नहीं ऐड कर पाएंगे। पर सीमेंट के स्टॉक्स में देखिए, मैं 2 स्टॉक्स को मैं चुन रहा हूं। एक इंडिया सीमेंट, जिसको बिल्कुल कूट दिया गया है, जान ले ली गई है इसकी, तो जिसकी जान ले ली जाती है वो उछलता है जोर से वापस। मुझे वापस 310 का भाव लगता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो सब क्षणिक चीजें हैं, कंपनी का लॉन्ग टर्म नहीं चेंज होता है। और दूसरा जो स्टॉक जिसमें बहुत जान है जिसकी चार्ट पे, वो ग्राजीम है। तो ये बाकी के जो अल्ट्राटेक हैं, ये थोड़े से बीच में है, 2-5-7 दिन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। क्या पता अगले मंगलवार तक जब मैं मिलूं तो बाकी के भी सीमेंट स्टॉक्स में क्लियर पैटर्न मिल जाए। तो इस वक्त क्लैरिटी ग्राजीम में है। 2-3 महीने के व्यू से लेके बैठिए, 25-30% मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक पिटा हुआ इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स, चलिए एक ओपन फील्ड जो स्टॉक आपने डिस्कस किया, उसके अलावा लॉन्ग या शॉर्ट टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स आपके कुछ? एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा को छोड़ के आपको जो जी में आए उस बैंक को शॉर्ट कर दीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। बैंक सबसे ज्यादा कमजोर है। देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो पॉपुलर बहुत है, मैंने लास्ट टाइम और उसके लास्ट टाइम भी कहा कि इनको बेच के ही पैसा मिलेगा, वापस उनमें रैली आ सकती है, ओवरसोल्ड हो गए सारे फाइनेंशियल्स एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी लाइफ और कुछ हद तक एसबीआई कार्ड्स। और 2-5 दिन के लिए हो सकता है एचडीएफसी बैंक निफ्टी में थोड़े से प्राण डाले, वो ठंडी पड़ेगी तो कोटक बैटिंग करेगा। ये 2 स्टॉक्स मिलकर मोर्चा संभाले, और शनै शनै एक एक करके सारे बैंक्स में भीतर मोटे शॉर्ट्स बड़े लोगों के बन जाए, उसके बाद इनको ढेर होना है। तो शॉर्ट साइड पे बैंक्स, शॉर्ट साइड पे फाइनेंशियल्स, आईटी स्टॉक्स, फार्मा। ये जो लार्ज कैप फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला, बार बार इनमें स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पर मेरे को लगता है ये जो आज के इनके भाव, अगले 2 साल तक ये भाव नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे स्टॉक 2 साल के व्यू में। तो हम इन्हें लेंगे ही नहीं। जब भी हमें सेल सिग्नल मिलेंगे, बेच के इनमें व्यापार अगले 2 साल तक करने का इरादा है। और टाइम टू टाइम बीच में स्टॉप लॉस लगेंगे, ट्रेडिंग में तो लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। तो मुझे लगता है लार्ज कैप फार्मा की लॉन्ग टर्म साइकिल, आई एम कॉलिंग अ टॉप ऑन दैट। ओके, कॉलिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये अगले ट्यूसडे फिर बात होगी। वीरू और मैं यहीं पर आपसे विदा लेंगे। मार्केट ब्यूटीफुल सेटअप। निफ्टी ने आज सुबह एग्जैक्टली सपोर्ट जोन से रिवॉर्ड किया आपको, एक शानदार लॉन्ग ट्रेड दी, और एग्जैक्टली वो जो प्रॉफिट बुकिंग जोन था वहाँ पर आकर 21,877 पर निफ्टी ने आज का अभी तक का इंट्राडे हाई बनाया। बैंक निफ्टी में अब गिरावट बढ़ रही है, 170 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन आईटी और मिड कैप में
अच्छी खासी मजबूती है। आपके सवाल होंगे, नीरज जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में उन सवालों का जवाब देने के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और बैंक और निफ्टी दो अलग अलग दिशाएं, बिल्कुल अलग अलग, एकदम क्लियर कट डाइवर्जेंस है एक्चुअली, एक उत्तर में एक दक्षिण में। खैर चलिए, यही बाजार है, हम लोग देखेंगे दिन के दौरान क्या चीज़ है और नई निकल के आती हैं, लेकिन लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन सबसे पहले। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।